आइए बच्चों, आपका हमारे स्कूल में स्वागत है। जंतु से प्राप्त रेशे और उन रेशों से वस्त्र तैयार किया जाता है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं बच्चों, उन्हें ही हम जंतु रेशा कहते हैं। जैसे रेशम कीट से रेशम रेशा, भेड़ और बकरी आदि से ऊन रेशा। आइए सबसे पहले ऊन के बारे में जानते हैं। भेड़ की त्वचा के बाल जो घने मुलायम रेशे होते हैं, उन्हें ही हम ऊन कहते हैं। और ये रेशे भेड़ के साथ कुछ और जंतुओं में भी पाए जाते हैं, जैसे याक, ऊँट, बकरी आदि। इन जंतुओं से प्राप्त रेशों से ऊन तैयार किया जाता है और इसी ऊन को स्वेटर बुनने के लिए बाजार से खरीदा जाता है। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो भी जंतु पाए जाते हैं, वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। जैसे भेड़ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि में पाए जाते हैं, तो इन राज्यों में भेड़ के ही ऊन का प्रयोग किया जाता है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से अंगोरा ऊन, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में सबसे अधिक प्रचलित है। दक्षिण अमेरिका में लामा, अल्पेका नामक जंतु से ऊन प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा ऊँट से भी ऊन प्राप्त होता है। ये कुछ रेगिस्तानी जगहों में इनके ऊँट के ऊन का प्रयोग होता है। आइए अब ऊन तैयार करने की विधि के बारे में जानते हैं। तो ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों का पालन किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश आदि जगहों में के पहाड़ी क्षेत्रों में, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानी भागों में भेड़ों को झुंड के रूप में पाला जाता है। भेड़ शाकाहारी होती हैं, वे घास खाती हैं और पत्तियां खाना पसंद करती हैं। इसलिए गठेरिया उन्हें हरे चारे के साथ दाल, मक्का, ज्वार और खली आदि खिलाते हैं, क्योंकि भेड़ के रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु और उचित देखभाल पर ही निर्भर करती हैं। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त होते हैं। ऐसे भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए किया जाता है, और इन नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। भेड़ के रेशों को ऊन में संशोधित करने के कई चरण अपनाए जाते हैं, जैसे कटाई। जब भेड़ के बालों की घनी वृद्धि हो जाती है और बालों को मशीनों से उतार लिया जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके सिर से बाल उतारे जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इन्हें प्रायः गर्मी के मौसम में काटा जाता है, जिससे इनको कोई कठिनाई ना हो, क्योंकि ये रेशे इन्हें ठंड से बचाते हैं, अतः ठंड में इनके बालों को नहीं काटा जाता है। दूसरा चरण हमारा अभिमार्जन आता है। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकी में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे इसकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। इसे हम अभिमार्जन कहते हैं। ये मशीनों द्वारा भी किया जाता है। तीसरे चरण में छटाई है। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई मशीनों से या हाथों से, दोनों से होती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग कर लिया जाता है। अभिमार्जन और छटाई के बाद जो रेशे प्राप्त होते हैं, उनको सुखा लिया जाता है, और इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को ऊन के रूप में कताई की जाती है। यह काम भी मशीनों और हाथों दोनों से होता है। इसे कताई कहते हैं। अब जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं वो काले, भूरे या सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन हमें उन्हें आकर्षक भी बनाना है तो हम उन्हें विभिन्न रंगों में उनकी रंगाई भी कर देते हैं। इसे रंगाई कहते हैं। रंगाई के बाद प्राप्त रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है, फिर लपेटकर धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों के ऊन स्वेटर की बुनाई में और छोटे रेशों के ऊन ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। इसे ऊनी धागा बनाना भी कहते हैं। ये मशीनों और हाथ दोनों से होता है। आइए अब रेशम के बारे में जानते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। सभी वस्त्र हल्के,
चिकने, मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक होते हैं, जो रेशमी धागे से बने होते हैं। विश्व में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन चीन में होता है और भारत में व्यावसायिक स्तर पर विश्व का लगभग 13% उत्पादन होता है। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों के अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। ये चिकनाहट, चमक, मजबूती में अलग अलग होते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम से प्राप्त होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं। रेशम पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक में है। इसके अतिरिक्त कुछ और राज्यों में भी रेशम का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अब रेशम कीट के जीवन चक्र को जानते हैं। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक आदि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा कीट नर कीट से बड़ी होती है। यह सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है, जो पत्तियों के निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से लार्वा निकलते हैं, जिन्हें कैटरपिलर या इली कहते हैं। 4 से 6 हफ्तों के बाद इनके शरीर में पाए जाने वाली एक विशेष ग्रंथि, रेशम ग्रंथि से जो महीन लचदार पदार्थ निकलता है, उससे ये अपने शरीर को 8 के आकार में ढक लेते हैं। बाद में ये लचदार पदार्थ हवा से सूखकर रेशम के रेशे में बदल जाता है और लार्वा प्यूपा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्यूपा युक्त गोलाकार रचना को ही कोकून कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है और कोकून के रेशे को काटते हुए बाहर आ जाता है। इस प्रकार हमने रेशम कीट के जीवन चक्र को जाना। अब आइए जानते हैं कोकून से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं। तो कोकून बन जाने पर उन्हें इकट्ठा किया जाता है और प्यूपा के वयस्क होने से पहले ही उन्हें 95 डिग्री से 97 डिग्री तक उबलते पानी में लगभग 10-15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच के चिपचिपे पदार्थ घुल जाता है और रेशम के रेशे प्राप्त हो जाते हैं। ये काम करते समय यह विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्यूपा प्रौढ़ कीट में ना बदले, क्योंकि प्रौढ़ होने के बाद हुए रेशम को काट कर निकलते हैं और अच्छे रेशम प्राप्त नहीं होते हैं। बाद में मशीनों द्वारा रेशम के रीलिंग का काम किया जाता है और सुंदर रंगों से रंगाई की जाती है। इसके बाद बुनकर इन्हीं रेशों से कपड़े बनाता है। बच्चों, हमने जंतु रेशों के बारे में जाना। आशा है आपको समझ आया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इससे बच्चे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।